हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। एचटेट टीजीटी लेवल की मैं आपको 2022 में जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर किस तरह की साइकोलॉजी पूछी गई थी, 15 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अभी 15 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन नहीं है, इसी के साथ साथ आपके 4-5 कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्निर्मित करना, यानी प्रत्येक जो भी सही अनुक्रिया होती है, जो करेक्ट रेस्पॉन्स होता है, उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो वो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो उसके अंदर कौन सी ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है किस प्रकार की उसको सूची में रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं भी ना तो इंटरवल की बात की गई है ना ही रेशियो की बात की गई है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे लिए करेक्ट नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ना तो हमारे क्वेश्चन में किसी भी इंटरवल की बात की गई है ना ही किसी रेशियो की बात की गई है। तो ये तो तीनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। बच गया क्या, कॉन्टिन्यूअस। कि भाई लगातार क्या दिया जाता है, सही जो अनुक्रिया होती है उसके लिए पुनर्बलित किया जाता है लगातार, तो वो हमारा क्या होगा, सतत की सूची में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। विकास जो अनुदैर्घ्य अक्ष सिर से पैर की ओर। अब देखिए मैंने आपको एस्टेट साइकोलॉजी की ना 4 क्लासेस करवाई थी, 15-15, 20-20 मिनट की। अभी कुछ दिन पहले ही करवाई थी, आप लोग चैनल पर जा करके सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको इन 15 में से ऐसे मिलेंगे कि उन 3-4 क्लासेस से ही बन रहे हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को भी देखिए और अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए क्लासेस बनाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स किसकी बात कर रही है, विकास के सिद्धांत की। कहाँ से कहाँ बात कर रहा है, सिर से पैर की ओर। तो सिर से पैर की ओर होता है तब हमारा क्या होता है, स्फेलोकोडल होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल कब होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से बाहर की तरफ जाता है तब प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। सिर से पैर की तरफ आता है तब स्फेलोकोडल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न का कठिनाई स्तर की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो सेम रहता है, जबकि जो टाइम होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा हमेशा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 1 स्पीड टेस्ट होता है। ओके, वहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा, स्पीड टेस्ट। जहाँ पे टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ पे स्पीड टेस्ट, जहाँ पे टाइम को इम्पोर्टेंस ना दे करके क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है। वो कौन सा टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो एस्टेट पीजीटी लेवल 2022 में जो पूछा गया था वो मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस किया था। तो वहाँ पे मैंने सारे इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ाए हैं, तो आप उसको जाकर में डिटेल में देख सकते हैं। ओके, तो समझ में आया, जहाँ पे टाइम को इम्पोर्टेंस होगी वो स्पीड टेस्ट, जहाँ पे क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करेगा वहाँ पे पावर टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव मेथड की बात की गई है। पर्सनैलिटी असेसमेंट, जो पर्सनैलिटी है उसको मापने के लिए, उसके आकलन करने के लिए सब्जेक्टिव मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इंटरव्यू जो लिया जाता है तो क्या होता है, इंडिविजुअल लिया जाता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। ओके, ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ होगा, सब्जेक्टिव मेथड होगा। किसी भी की ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा होती है, तो वो भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सब्जेक्टिव होता है। जबकि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, शब्द साचर्य, वो सही आंसर होगा। बाकी मैं आपको व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है उसको डिटेल में नोट्स बन चुके हैं, आपको वो टॉपिक भी मैं जल्द ही करवाने वाली हूँ। आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा सूझबूझ से भी सही करते हैं ना तो वो सही हो जाते हैं, मेनली साइकोलॉजी के अंदर। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मीनल है वो इंटेलिजेंस के अंदर तो एवरेज है, क्रिएटिविटी के अंदर लो है,
एडजस्टमेंट के अंदर कैसी है, हाई लेवल है उसका। यानी बात किसकी कर रहा है, मीनल की बात कर रहा है। ये जो सारी जो इसने जो एक्टिविटी बताई है ये सब किसके बारे में बताई है, मीनल के बारे में बताई है। यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है। अगर अलग अलग होता, अगर मीनल होता यहाँ पे सुनील होता, दोनों की अलग अलग में दोनों के बीच में कंपेयर करवाते, तब तो हमारा क्या आंसर हो जाता, अंतर व्यक्तिक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा सही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात की जा रही है, मीनल का ही इंटेलिजेंस टेस्ट का लेवल बताया जा रहा है, मीनल की क्रिएटिविटी बताई जा रही है, मीनल का ये एडजस्टमेंट लेवल बताया जा रहा है। सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, किसकी, मीनल की। तो इसके अंदर जो अगर एक ही पर्सन की बात होती है तो अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं हो जाएंगी, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे मीनल होती और यहाँ पे क्या होता, सुनील होता, उन दोनों में बताया जाता भाई इंटेलिजेंस लेवल इसका कम है, इसका ज़्यादा है, क्रिएटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तब तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे करेक्ट करते, इंटर इंडिविजुअल। अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। जो ब्रूनर साहब हुए हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने। तो उन्होंने जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा कैरिकुलम होता है, वो किस तरह के कैरिकुलम की बात की है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इंक्लूसिव कैरिकुलम, स्पेशल कैरिकुलम, स्पाइरल कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ब्रूनर है वो सर्पिल पाठ्यक्रम की बात करते हैं, स्पाइरल कैरिकुलम की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, उतार चढ़ाव होंगे। ठीक है, जो ब्रूनर है वो किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, स्पाइरल कैरिकुलम की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी मैं आपको ब्रूनर और जो लेव वाइगोत्स्की है उसको मतलब डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, ब्रोनफेन-ब्रेनर, जो ब्रोनफेन-ब्रेनर हुए हैं उन्होंने क्या दिया है, हमारा जो सोशलाइजेशन का जो इकोलॉजिकल मॉडल था, जो पारिस्थितिकी जो मॉडल था, इकोलॉजिकल मॉडल है। अगर आपसे पूछ रहे कि जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो किसने दिया है, तो ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोलबर्ग ने दिया है। और मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था एरिक्सन की, जो मैंने कल आपको 8 अवस्थाएं बताई थी, वो किसने दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, तो वाइगोत्स्की को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो, अपने खुद के ईगो को किसी दूसरे के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। वो हमारा सही आंसर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। सही आंसर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। जो उसकी खुद की पहचान है उसको दूसरों के अनुरूप परिवर्तित करने की कोशिश करता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, जिसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एचटेट पीजीटी का जो मैंने आपको करवाया था, तो उसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट की जितनी भी ये रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं 10-12 सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्शन मेथड है, प्रोजेक्शन मेथड क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन मेथड के अंदर क्या करता है कि जो अपनी कमियां होती है वो दूसरों के ऊपर डालता है। जो अपनी कमियां होती हैं, बंदा क्या करता है कि अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालता है, तो वो तो हमारी प्रक्षेपण की युक्ति थी। ओके, और जो हमारा सब्लिमेशन था, मार्गंतीकरण था, उसके अंदर क्या करता है कि भाई उसके अंदर कोई भी अमानवीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, कोई भी उसके अंदर अपराधी पना होता है, तो उसको क्या करता है, माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर लेना। तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, अपने मार्ग को चेंज कर लेता है। वो जितना अपराधी, मान लो अपराधी कोई मतलब लड़का है, लड़की है, वो अपराधी उनमें गतिविधियों में संलग्नित है, लेकिन वो अपनी उसी ऊर्जा को किसी पॉजिटिव चीज़ में ले जाता है, समाज सेवा करने लगता है, उस ऊर्जा को मतलब दूसरी तरह से उसको ढाल लेता है, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन मेथड कहलाता है। ओके, और तदात्मीकरण मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। फ्रेंड्स, जो गिलफोर्ड हुए हैं उन्होंने जो इंटेलेक्ट मॉडल दिया है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके 3 घटक बताए गए हैं। वो 3 घटक कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के 3 घटक कौन कौन से हैं? याद रखेंगे, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। जबकि गिलफोर्ड ने संज्ञान की कोई बात नहीं की है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। बुद्धि का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रोन-फेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किसकी बात कर रहा है? परिवार एवं विद्यालय की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, परिवार एवं विद्यालय की बात कहाँ पे होती है? सबसे पहले बंदा अपने आप इंडिविजुअल होता है, ठीक है। जो उसमें जो पहली जो स्टेज बताई है जो हमारे ब्रोन-फेन-ब्रेनर हुए हैं उन्होंने जो पहली स्टेज है वो क्या बताई है? माइक्रो सिस्टम। क्या बताई है? माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि परिवार एवं विद्यालय आते हैं। बच्चा है वो परिवार एवं विद्यालय से सबसे पहले अपने परिवार से अपने विद्यालय से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? माइक्रो सिस्टम। बाकी आपको मैं डिटेल में करवाती हूँ ये वाला टॉपिक भी। ओके, देखिए डिटेल में देख लीजिए पहले इस वाले टॉपिक को। देखिए ध्यान से देखिएगा। जो हमारा इकोलॉजिकल मॉडल है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजिकल जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इकोलॉजिकल जो मॉडल है वो हमारा ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने दिया है। सोशलाइजेशन की थ्योरी है, समाजीकरण की थ्योरी है, ठीक है। और जो इकोलॉजी अगर वर्ड पूछे ले तो वो किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले पर्सन खुद है, इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद सबसे पहले वो किससे इंटरेक्ट करता है? अपने माइक्रो सिस्टम में इंटरेक्ट करता है। तो उसका जो माइक्रो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर कौन आता है? बच्चे के परिवार आ जाता है, बच्चे का स्कूल आ जाता है, बच्चे का प्लेग्राउंड आ जाता है, बच्चे का पीयर ग्रुप आ जाता है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या क्या? बच्चे का स्कूल, लिख लीजिए बेशक से, बच्चे का स्कूल हो गया, उसका घर हो गया, खेल का मैदान हो गया, उसके दोस्त हो गए। तो ये सब किस में आ जाते हैं? माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। और बच्चा सबसे पहले कनेक्ट इनसे ही हो पाता है, माइक्रो सिस्टम से ही। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है मीजो सिस्टम। सेकंड हमारा क्या आता है? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम जो होता है मतलब एक तरह से जो हमारा माइक्रो सिस्टम है उसको इंक्रीज करके ही मीजो सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है। मीजो सिस्टम मतलब जो फर्स्ट लेवल है उसी को इंक्रीज करता है। जैसे कि पीटीएम जो होती है, पीटीएम में क्या करते हैं? बच्चे के पेरेंट्स और टीचर आपस में बातचीत करते हैं। तो इन चीज़ों का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा रहता है तो बच्चे पर ऑब्वियसली अच्छा असर आएगा। तो ये सब किस में आते हैं? मीजो सिस्टम में। आप ध्यान रखेंगे पीटीएम है वो किसका एग्जाम्पल है? मीजो सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है एक्सो सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम जो होता है, एक्सो सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स क्या क्या आ जाते हैं? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसका भी असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका भी असर पड़ता है। जो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई उसका भी असर पड़ता है। और जो हमारी मास मीडिया है, जो हमारी मीडिया है उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। या पेरेंट्स वगैरह जहाँ पे काम करते हैं तो उनका क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। इन चीज़ों का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे एक्सो सिस्टम में क्या क्या आता है? माता पिता जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो आता है, ठीक है। माता पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? एक्सो सिस्टम के अंदर। जो हमारी मास मीडिया है वो भी किसके अंतर्गत आती है? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या करता है फ्रेंड्स कि संस्कृति समय के साथ साथ जो परिवर्तन, प्रथाएं, आर्थिक स्थिति, धर्म, देश के कानून, जाति, नियम, सोच,
जो ये सभी चीज़ें बदलती रहती हैं, ये सब किस में आती हैं, मैक्रो सिस्टम में। अब पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, कल्चरल हो गया, भाई गवर्नमेंट बदलती रहती है तो उसका भी असर पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, सोशल सिस्टम हो गया, तो इन सब का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये किस में आता है, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम सबसे बाहरी मंडल है। क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी मतलब एक लंबा खासा टाइम बीत जाता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव आता है तो वो क्या कहलाता है, क्रोनो सिस्टम, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से पहले क्या चलते थे, लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, अब क्या आ गए, स्मार्टफोन आ गए, ठीक है। तो ये लंबे टाइम का जो असर जनरेशन पर आ रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा, घटक मंडल के अंदर। क्रोनो सिस्टम है उसको घटक मंडल बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्रोन फेन ब्रेनर की थ्योरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम 26 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए आपको सही नहीं बताना है, ओके। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, सही है पूछा है या फिर सही नहीं पूछा है। सबसे पहले पूछा है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, बिल्कुल सही बात है, ओके। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा ने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, जिसको मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि मैंने कल आपको डिटेल में भी बताने की कोशिश की थी। वो किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा भाई, वाइगोत्स्की ने तो क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ना कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। ये छोटी छोटी थ्योरी है, ये हमें याद भी रखनी है और हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समायोजित कोई व्यक्ति है, वो एडजस्टमेंट कर लेता है अच्छे से, कोई वेल एडजस्टेड पर्सन है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशन। सबसे पहले उसको अपने पोटेंशियल और लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, अपनी क्षमताओं व सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, तो उनके बारे में जागरूक होना चाहिए, तो ये उसकी विशेषता होती है। तो ये तो हमारा सही आंसर है, गलत नहीं होगा। रेस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर, अपने खुद का भी सम्मान करे, दूसरों का भी सम्मान करे, तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो एडजस्टेड पर्सन होगा वो ऐसा करेगा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एस्पिरेशंस, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो एक संतुलित अवस्था में चलती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बिहेवियर में क्या होता है, रेजिडिटी होता है, अनम्यता होती है, वो रेजिड होता है, कठोर होता है अपने बिहेवियर में, तो भाई ये एक बिल्कुल गलत बात है। जो वेल एडजस्टेड पर्सन है वो फ्लेक्सिबल होता है, ना कि रिजिड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। ये आपसे एक परिभाषा पूछी गई है, वो ये परिभाषा किसने दी है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मतलब जो डेफिनेशन के क्वेश्चन आएंगे तो मेन डेफिनेशन तो आप लोग याद कर लोगे, बाकी कितनी याद करोगे, ठीक है। तो मैं नहीं कह रही कि आपकी 30 में से 30 लेके आने CDP में, लेकिन हाँ अगर प्रीवियस ईयर को कर लोगे, बाकी मैं आपको जो जो बता रही हूँ अगर उन चीज़ों को फॉलो आप लोग कर लोगे तो 30 में से आप लोग 28 तो ले आओगे, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है आप लोग इसको याद रख लीजिए, नोट रख लीजिए, कभी फिर पूछ ले एग्जाम में। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। ये जो डेफिनेशन है इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर हो जाएगा, हेडफील्ड ने दी है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। किसकी बात की गई है, गेस्टाल्टवाद की। जो गेस्टाल्टिज्म है, जो गेस्टाल्टवाद है उससे कौन संबंधित नहीं है, कोहलर, कोफका, क्रेसमर, वर्दीमर। अब देखिए फ्रेंड्स, कोहलर बिल्कुल संबंधित है, कोफका बिल्कुल संबंधित है, वर्दीमर बिल्कुल संबंधित है, जबकि जो क्रेसमर है उसका नाम आप लोगों ने किस टॉपिक में पढ़ा होगा, पर्सनालिटी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। तो गेस्टाल्ट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, किसका, क्रेसमर का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्रेसमर का गेस्टाल्टवाद से कोई संबंध नहीं है।
अब देखिए, मैंने आपको जो पहले जो क्लास करवाई है उसमें मैं आपको जो बता रही थी ना, स्टार्टिंग में मैंने CDP की 4 क्लासेस करवाई है, तो उसमें मैंने ये संप्रदाय वाला पूरा टॉपिक करवाया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है उसके जो जनक हैं वो कौन है, मैक्स वर्दीमर हैं, याद रखना है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, मैक्स वर्दीमर हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। लगभग 1911-12 के बीच में ये जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है ये अस्तित्व में आया था। ओके, यह विचार जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से आया है। जर्मन भाषा का एक गेस्टाल्ट शब्द होता है, उसी से आया है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। जिस गेस्टाल्ट जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, समग्र या पूर्णांकार। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गेस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, समग्र या पूर्णांकार। ओके, वर्दीमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि प्राणी प्रयास या त्रुटि से सीखता है। भाई जो थोंडाइक थे वो क्या कह रहे थे, आपसे पूछ सकता है भाई थोंडाइक ने क्या बताया था। थोंडाइक ने बताया था कि जो व्यक्ति है वो प्रयास एवं त्रुटि से सीखता है, वो गलतियां कर कर के सीखता है। जबकि जो गेस्टाल्टवादी थे, वर्दीमर जो थे, वो क्या कह रहे थे, भाई बच्चा गलतियां कर कर के नहीं सीखता, बच्चा तो सूझ से सीखता है। उसके अंदर कोई सूझ होती है, उसका पहले से अनुभव होता है, उसकी अंतर्दृष्टि होती है। जहाँ पे आपको दिख जाए सूझ, अंतर्दृष्टि, तो वहाँ पे आप लोग ना गेस्टाल्ट के साथ चले जाना, याद रखना इनको। सूझ, अंतर्दृष्टि, ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, गेस्टाल्टवाद में मिलेगी। ओके, जो वर्दीमर थे उनका क्या मानना था फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो बच्चे के अंदर क्या होना होता है, किसी चीज़ के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है। फिर उस पूर्व ज्ञान से उसके अंदर क्या आती है, सूझ डेवलप होती है, और उस सूझ से वो अपना नया अनुभव लेके आता है, और उस नए अनुभव से ही वो कोई नया काम करना सीखता है। ऐसा किसका मानना था, वर्दीमर का मानना था, गेस्टाल्टवादियों का मानना था। ओके, जो गेस्टाल्टवादियों में और कौन कौन आते हैं, कुर्ट, कोपका, कुर्टलेविन, आलपोर्ट, इन सभी ने किसका समर्थन किया है, गेस्टाल्टवाद का समर्थन किया है। कोलर ने प्रयोग भी किया, कुर्ट, कोपका, कुर्टलेविन, आलपोर्ट ने गेस्टाल्टवाद का समर्थन किया है। ओके, याद रखनी है आपको चीज़ें। जो गेस्टाल्टवादी थे वो क्या कहते थे कि बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर क्या होता है, पहले से उनके अंदर क्या होता है, पूर्व ज्ञान होता है। जो उनके अंदर जो पहले से ज्ञान प्रेजेंट होता है उसी से उनके अंदर सूझ आती है, और उसे अपनी सूझ से कोई नया अनुभव सीखते हैं, और नए अनुभव से ही वो किसी काम को करना सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको लेव वाइगोत्स्की बताए थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, वो किन्होंने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। जो वाइगोत्स्की हैं वो कहाँ के थे, रूस के थे, ये याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। ओके, इनके अनुसार एक बालक सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से विकास या परिपक्वता की दिशा में मानसिक शक्तियों को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने भाषा का विशेष महत्व बताया है। जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने भाषा के ऊपर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जब अपने सामाजिक वातावरण में रहता है तो भाषा के माध्यम से सीखता हुआ उसका क्या होता है, उसकी जो मानसिक शक्ति है उनका विकास होता है भाषा को सीखते हुए। ओके, बच्चा जो है वो समाज में रहकर भाषा के माध्यम से सीखता है, ऐसा किनका मानना था, लेव वाइगोत्स्की का मानना था। ओके, लेव वाइगोत्स्की ने एक टर्म दी है जो आपको याद रखनी है, एक नहीं कुछ दो तीन टर्म है। ZPD, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ZPD किसको कहा गया है, स्मारक विकास क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है, ZPD को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक बालक जिस स्तर पर विकास करता है उस स्तर एवं उसके विकास के संभाव्य क्षेत्र के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। देखिए, ये मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, तो इसका जो संभाव्य स्तर है ये यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जा रहा है, ZPD कहा जा रहा है। जिस स्तर पर विकास करता है, ठीक है, और उसके संभाव्य विकास क्षेत्र के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, एक टर्म और दी थी, आत्म या निजी संभाषण, जिसको हम इंटर स्पीच भी बोलते हैं। जब बालक अपने स्वयं से बातचीत करता है, बालक अपने आप से बातें करते हुए खेलते हैं, इसे उन्हें चिंतन एवं भाषा का विकास होता है। जो लेव वाइगोत्स्की थे उनका मानना था कि बच्चे जब स्वयं से बातचीत करते हुए सीखते हैं तो उनके अंदर चिंतन का विकास होता है, उनके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, उनके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ओके, एक टर्म और इन्होंने दी थी, स्कैफोल्डिंग। पूछा जा सकता है कि जो स्कैफोल्डिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ओके,
एक बालक के शैक्षणिक वातावरण में कार्य व्यवहार का समर्थन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं के लिए व्यवहार को प्रतिपुष्टिपूर्ण बना ले, जिसके प्रभाव से वह उत्तम विकास को प्राप्त कर सके। वह बालक अपने शैक्षिक वातावरण में कार्य व्यवहार करते हुए इस प्रकार से अपनी प्रतिपुष्टि बना लेता है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर सके, उत्तम विकास कर सके। ठीक है, उसी को क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग कहा गया है। ओके, एक मैंने आपको और बताया था कि जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया है, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है। याद रखेंगे, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है। ये अमेरिकी विद्वान थे। इनका क्या मानना था कि एक बालक जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है उस सामाजिक स्तर पर वह विभिन्न प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने और उसे अपने व्यवहार में लाता है, तथा ज्ञान प्रदर्शन के 3 तरीके हैं। जो वातावरण में रहते हुए बच्चा जो सीखता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है, उसके ज्ञान को प्रदर्शित करने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से बताए हैं? फर्स्ट बताया है, ये ब्रूनर साहब ने बताया है, फर्स्ट क्रियात्मक, सेकंड प्रतिमात्मक और थर्ड संकेतात्मक। क्रियात्मक के अंदर जन्म से लेकर 18 महीने यानी 1.5 साल का बच्चा बताया गया है क्रियात्मक। यानी यहाँ पे जो बच्चा जो होता है वो उसके जो मनोभाव होते हैं वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करता है। ठीक है, बच्चा अपनी क्रियाओं के माध्यम से उसको जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए, हंसना रोना, ये सब क्रियाओं के माध्यम से करता है, बोल करके थोड़ी ना बताता है। जब जन्म से 1.5 साल का जब बच्चा होता है, 18 महीने का जब बच्चा होता है, तो इसको उन्होंने क्रियात्मक स्टेज कहा है। नेक्स्ट उन्होंने प्रतिमात्मक बताया है कि जब बालक 1.5 साल का हो जाता है और 6 वर्ष की आयु तक होता है तो बालक किसी भी ज्ञान के लिए अपने मस्तिष्क में कोई प्रतिमा बना लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे के मामा आते हैं और वो उसके लिए केला लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी बच्चा क्या सोचता है, भाई केला जब आती है तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई जो केला है वो कौन लाया है, मामा ही लाया है। अगर मामा आए हैं तो क्या लाए होंगे, केला लाए होंगे। इस तरह के विचार जो बना लेता है, प्रतिमा जो बना लेता है, 1.5 साल से 6 साल का बच्चा ऐसा करने लगता है। ओके, नेक्स्ट आता है संकेतात्मक। 6 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो वो अपने जो उसके मन के जो भाव हैं उनको संकेतों से प्रकट करता है। और कौन से संकेतों से प्रकट करता है? मेनली भाषा के संकेतों से उसको प्रकट करने लगता है। ओके, ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास संकेत प्रतिमा पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ब्रूनर साहब के बारे में ब्रीफ में बताया है। मैंने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की, आपको बेस्ट तरीके से समझाने की, क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक भी करवाने की। फ्रेंड्स, जैसे भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, मैंने अपने बारे में सब कुछ आपको बता रखा है। साथ में मेरे घर के काम भी होते हैं, मेरी फैमिली का काम भी होता है। हम अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में खेतों में काम भी होता है। तो जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बस लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव लगे कि हाँ भाई देख रहे हैं लोग, लोगों की हेल्प हो रही है, लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। एस्टेट का नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आ जाएगा, चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी। ओके, बाय।